नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चंद्रा एजुकेशन 24 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि बिहार बिजली विभाग के लिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का बुक बहुत ही बेहतरीन निकाला गया है। जो BSPHCL बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ए टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का वैकेंसी है। आप देख सकते हैं कि रुक्मणी प्रकाशन का बहुत ही बेहतरीन थ्योरी का बुक निकाला गया है, जो हम लोग डेली चैप्टर वाइज से कर रहे हैं। हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 कर चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 3 को देखेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 3 रहेगा। हम लोग का चैप्टर नंबर 1 का घरेलू वैद्युतिक उपकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। आइए हम लोग पार्ट 3 को देखेंगे। हम लोग का हेयर ड्रायर तक हो चुका है। आइए हम लोग विद्युत इंक्यूबेटर के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में चलिए हम लोग देखेंगे। इसका उपयोग देखिए, मुर्गी पालन उद्योग में मुर्गियों के अंडों को कृत्रिम रूप से ऊष्मा प्रदान कर उसमें बच्चे निकालने वाला वैद्युतिक उपकरण विद्युत इंक्यूबेटर कहलाता है। इसमें कई बंद प्रकार के ऊष्मक तंतु इस प्रकार लगाए जाते हैं कि सभी अंडों को समान मात्रा में ऊष्मा प्रदान होती रहे। इसमें थर्मोस्टेट के द्वारा तापमान को नियंत्रित रखने या व्यवस्था की जाती है। बड़े आकार के इंक्यूबेटर्स में अंडों को समान मात्रा में ऊष्मा प्रदान के लिए ऊष्मक तंतु के साथ साथ विद्युत पंखे या ब्लोअर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार के अंडों को गर्म हवा के माध्यम से ऊष्मा प्रदान की जाती है। इस प्रणाली का लाभ यह है कि उपकरण में गर्म तथा ठंडे क्षेत्र स्थापित नहीं हो पाते। कुछ अन्य प्रकार के इंक्यूबेटर्स में ऊष्मक तंतु को जल से भरे पात्रों में स्थापित किया जाता है और अंडों को ऊष्मा की आवश्यकता मात्रा गर्म जल के माध्यम से प्रदान की जाती है। इस प्रणाली का लाभ यह है कि विद्युत सप्लाई के असफल हो जाने स्थिति में गर्म कई घंटों तक अंडों को ऊष्मा प्रदान करता है। आइए हम लोग इलेक्ट्रिक फैन के बारे में जानेंगे। आप लोग जानते हैं कि सभी घरों में प्रयोग किया जाता है। वैद्युतिक पंखा वैद्युतिक मोटर का यह एक अनुप्रयोग है। वह पंखा जिसे छत से हुक तथा साइकिल द्वारा संयोजित किया जाता है, छत का पंखा कहलाता है। छत के पंखे में सप्लाई वोल्टता, आवृत्ति, कला आदि का ध्यान रखा जाता है। आप लोग के घर में लगा होगा, आप लोग देख सकते हैं सीलिंग फैन में क्या क्या लगा रहता है। जैसे कि ऊपर में जो होता है, यहाँ पर नट लगा होता है। यहाँ पर डाउन रॉड है। हम लोग पार्ट वाइज पार्ट देखेंगे। टोटल जो है ब्लेड लगा हुआ है। कैपेसिटर यहाँ पर है। आइए हम लोग इसके बारे में समझते हैं। वैद्युतिक भाग सिंगल फेज एसी सीलिंग फैन में किसी कमरे की छत में लगे हुक से लटकी रॉड को कसा हुआ भाग को स्टेटर कहते हैं। यह भाग रोटर के अंदर अवस्थित होता है। इलेक्ट्रिक पार्ट का ही भाग है, जो कि इस, इस इसमें दो प्रकार की वाइंडिंग स्थापित की जाती है। पहला नंबर है स्टार्टिंग वाइंडिंग, दूसरा नंबर है रनिंग वाइंडिंग। आइए हम लोग रोटर के बारे में जानेंगे। पंखे का रोटर
स्क्वायरल गेज मोटर के रोटर के समान बनाया जाता है और यह स्टेटर के चारों ओर घूर्णन करता है। इसी पर ब्लेड्स कसे जाते हैं। कैपेसिटर के बारे में देखेंगे हम लोग। स्प्लिट फेज प्रकार की सिंगल फेज मोटर में संधारित्र का प्रयोग आवश्यक है। कैपेसिटर को हम लोग माइक्रोफैराड में मापते हैं, जो कि 1.5 माइक्रोफैराड से 2.5 माइक्रोफैराड तक रहता है। यह स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। इसका प्रमुख कार्य मोटर को अधिक प्रारंभिक टॉर्क प्रदान करता है। आइए हम लोग रेगुलेटर के बारे में देखेंगे। यहाँ पर मेन फेज लगा है, यहाँ पर न्यूट्रल लगा हुआ है, यहाँ पर एक स्विच है, स्टार्टिंग वाइंडिंग यहाँ पे है और यहाँ पे रनिंग वाइंडिंग है। यहाँ पे कैपेसिटर को जोड़ा गया है। देखिए इसके बारे में हम लोग समझेंगे। विद्युत पंखे की घूर्णन गति को उसकी अधिकतम घूर्णन गति की अपेक्षा घटाने के लिए स्टेटर या के श्रेणी क्रम में एक रेगुलेटर संयोजित किया जाता है। यह स्टेटर पर आरोपित मेन्स वोल्टेज को घटा देता है। इसके कारण उसकी घूर्णन गति घट जाती है। मेन वोल्टेज के मान को घटाने के लिए रेगुलेटर सामान्यतः प्रतिरोधक प्रयोग किए जाते हैं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स फैन रेगुलेटर भी प्रयोग किए जाने लगा है। इसमें मेन वोल्टेज घटाने के लिए ट्रैक यानी अर्धचालक युक्ति इलेक्ट्रॉनिक परिपथ प्रयोग किया जाता है। ट्रैक का हम लोग फुल फॉर्म देखेंगे। ट्रायड फॉर एसी 3 टर्मिनल यानी कि MT1 MT2 गेट बिडायरेक्शनल स्विच। डाय का मतलब होता है डायोड फॉर एसी। हम लोग आइए इसके बारे में समझेंगे। इस प्रकार के रेगुलेटर की विद्युत शक्ति खपत नगण्य होती है, अतः पंखे को कम गति पर चलाने से विद्युत शक्ति खपत में बचत होती है। यांत्रिक भाग, कुछ इसके भाग भी हैं। जो सीलिंग फैन में प्रयोग किए जाने वाले यांत्रिक भाग निम्न हैं। देखिए इसमें सीलिंग फैन में क्या क्या लगा है, कुछ पार्ट के बारे में हम लोग देखेंगे। पहला नंबर 2 बॉल वायरिंग होता है। इसके बाद में रॉड लगा होता है और बॉडी है। ब्लेड्स, इसकी लंबाई 24 इंच से 48 इंच रखा जाता है। नट बोल्ट का भी प्रयोग किया जाता है। 2 कवर्स रहता है। इसका कार्य प्रणाली को हम लोग देखेंगे। जब सप्लाई से स्विच ऑन करके गति नियंत्रण को ऑन किया जाता है तो मोटर के प्रारंभ कुंडल के श्रेणी क्रम में जुड़ा कैपेसिटर मोटर को प्रारंभ करने में सहायता करता है। जब मोटर को धारा मिलती है तो फील्ड वाइंडिंग में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। रोटर को घुमाने के लिए बल लगाता है, जिससे मोटर घूमने लगता है। मोटर के घूमने पर मोटर से जुड़े ब्लेड्स घूमने लगते हैं। मोटर की स्पीड को नियंत्रित की सहायता से निम्न, मध्यम और उच्च तथा ऑन ऑफ किया जाता है। आजकल ब्लेड जो होता है पॉलीस्टाइनिन से बने होते हैं। जो सामान्यतः कार्बन स्टील, कोबाल्ट, टाइटेनियम etc से बने होते हैं। विभिन्न वैद्युतिक पंखे, आप लोग बहुत से प्रकार के पंखा को देखे होंगे, जैसे कि टेबल फैन होता है, टेबल पर रखा जाता है। सीलिंग फैन होता है। आप लोग देख सकते हैं कि केबिन पंखा है।
यहाँ पर पेडेस्टल पंखा है, एयर सर्कुलेटर पंखा है, यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन है जो कि हम लोग किचन उचन में प्रयोग करते हैं हवा को बाहर निकालने के लिए। इसके आधार वैद्युतिक पंखे निम्न प्रकार के होते हैं। आइए हम लोग एक एक पार्ट को पढ़ेंगे। आइए हम लोग टेबल फैन के बारे में समझेंगे। आप लोग उसके पार्ट को देख सकते हैं। यहाँ पर रोटर लगा हुआ है, ये स्टेटर है, ये ब्लेड है, ब्लेड के बाहर जो रहता है उसे गार्ड कहते हैं हम लोग। आप लोग देख सकते हैं गति को नियंत्रण करने के लिए, कम और ज़्यादा करने के लिए यहाँ पर गति नियंत्रण नॉब लगा रहता है। यहाँ पर टोटल स्टैंड है और यहाँ पर संधारित्र यानी कैपेसिटर लगा हुआ है। आइए इसके बारे में हम लोग देखेंगे। मेज या स्टूल आदि पर रखकर प्रयोग किया जाने वाला विद्युत पंखा टेबल फैन कहलाता है। सीलिंग फैन की अपेक्षा इसमें भी निम्न भिन्नताएं होती हैं। आइए हम लोग फर्स्ट नंबर देखेंगे। इसमें रोटर स्टेटर के अंदर स्थापित किया जाता है। स्टेटर एक मजबूत और भारी स्टैंड से जुड़ा होता है। सेकेंड नंबर हम लोग देखेंगे। संधारित्र तथा रेगुलेटर स्टैंड में स्थापित किए जाते हैं। स्टेटर के साथ प्रायः ऑसिलेटिंग युक्ति जुड़ी होती है जो पंखे के स्टेटर को लगभग 90 डिग्री से 100 डिग्री अंश तक घुमाती है। यह युक्ति यांत्रिक होती है और रोटर शाफ्ट से जुड़ी होती है। सेकेंड नंबर हम लोग देखेंगे केबिन फैन के बारे में। इसकी संरचना टेबल फैन के समान होती है। इसका स्टैंड भारी नहीं होता है और उसे कमरे की दीवार पर पेंचों द्वारा कस दिए जाते हैं। आप लोग देखे होंगे दीवार पर कस दिए जाते हैं। केबिन फैन का उपयोग बस, रेलगाड़ी आदि में किया जाता है जो प्रायः 24 या 28 वोल्ट डीसी प्रचलित होती है। आइए हम लोग थर्ड नंबर देखेंगे पेडेस्टल फैन के बारे में। इसकी संरचना भी टेबल फैन के समान होती है। इसका स्टैंड लगभग 120 सेंटीमीटर तथा ऊंचा तथा भारी होता है। यह ऑसिलेटिंग तथा नॉन ऑसिलेटिंग दोनों प्रकार का बनाया जाता है। आइए हम लोग फोर्थ नंबर देखेंगे एयर सर्कुलेटर के बारे में। इसकी संरचना पेडेस्टल अथवा केबिन फैन के समान होती है। इसमें प्रायः 2 ब्लेड लगे होते हैं और इसकी घूर्णन गति 1500 आरपीएम होती है। यह पंखा अन्य सभी पंखों की अपेक्षा वायु को अधिक घुमाता है। आइए हम लोग वायु निकास पंखा यानी कि एग्जॉस्ट फैन के बारे में देखेंगे जो कि हम लोग किचन में प्रयोग करते हैं, जो अंदर की हवा को बाहर निकालता है। इसकी संरचना केबिन फैन के समान होती है परंतु यह एक अर्धगोलीय आकार के फ्रेम में इस प्रकार स्थापित किया जाता है कि यह किसी कक्ष के अंदर की वायु को खींचकर कक्ष से बाहर फेंक सके। आइए हम लोग वायु निकास पंखा का आकार यानी कि इसका जो व्यास होता है 30 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक होता है और इसकी घूर्णन गति 700 से 900 आरपीएम तक होती है। इसका उपयोग जैसे कि रसोई घर में, उद्योगशालाओं में, डेजर्ट कूलर आदि में किया जाता है। आइए हम लोग सीलिंग फैन की कैपेसिटर का मान निकालना देखते हैं। देखिए कैपेसिटर जो होता है माइक्रो फैराड में होता है, तो कैपेसिटर बराबर होता है शक्ति इंटू दक्षता इंटू 100 अपॉन वोल्टेज स्क्वायर इंटू आवृत्ति। आप लोग इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं जो कि कैपेसिटर का फॉर्मूला है। इसका दक्षता सामान्यतः 80% तक मानी जाती है। सीलिंग फैन सामान्यतः 50 से 75 वाट का प्राय होता है।
वोल्टेज में 230 वोल्ट एसी पर चलता है। आवृत्ति 50 हर्ट्ज होता है। आइए हम लोग डेजर्ट कूलर के बारे में देखेंगे, जो कि हम लोग सीलिंग फैन के जगह पर बहुत से लोग अब कूलर का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर 2 स्विच लगा हुआ है, जो कि मेन स्विच है, पंप का स्विच है और फैन का स्विच है। आइए हम लोग इसके बारे में देखेंगे। ग्रीष्म ऋतु में ठंडी वायु प्राप्त करने के लिए डेजर्ट कूलर का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग घरों, होटलों, कार्यालयों आदि सभी स्थानों पर विद्युत पंखे के स्थान पर किया जाता है। इसमें मुख्यतः एक एग्जॉस्ट पंखा तथा एक वाटर लिफ्टिंग पंप लगा होता है। एग्जॉस्ट फैन का आकार लगभग 38 सेंटीमीटर अथवा 45 सेंटीमीटर या 14 इंच या 18 इंच रखा जाता है। पंखे को माइल्ड स्टील अथवा मजबूत फाइबर प्लास्टिक शीट से बने होते हैं। एक ऐसे घनाकार बॉक्स में स्थापित किया जाता है जिसमें 3 ओर लकड़ी की कतरनों से भरी जाती है। बॉक्स में सामने की ओर ऐसी ग्रिल लगाई जाती है जिसकी पत्तियों को घुमाकर वायु प्रवाह की दिशा में परिवर्तन किया जाता है। वाटर लिफ्टिंग पंप तथा एग्जॉस्ट फैन को स्रोत से समानांतर क्रम में संयोजित करते हैं। आइए हम लोग मिक्सर ग्राइंडर के बारे में देखेंगे, जो कि सभी घरों में उपयोग किया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं मिक्सर ग्राइंडर, इसमें सभी प्रकार का मसालों को तैयार किया जाता है। घरों में मिल्क शेक बनाने, दही से मक्खन निकालने, मसाले व चटनी पीसने आदि कार्यों के लिए मिक्सर ग्राइंडर या मिक्सी नामक वैद्युतिक उपकरण प्रयोग किया जाता है। इसकी संरचना को हम लोग देखेंगे। इसमें मुख्यतः यूनिवर्सल प्रकार की सीरीज मोटर प्रयोग की जाती है, जिसकी घूर्णन गति प्रायः 3000 से 12000 आरपीएम होती है। इसके अतिरिक्त इसमें 5 पुश बटन वाला कंट्रोल पैनल, मिक्सर जग तथा ग्राइंडर जग होता है। एक पुश बटन ऑन ऑफ के लिए, दूसरा इनविंड के लिए, तीसरा, चौथा और पांचवा 3 विभिन्न घूर्णन गतियों के लिए होता है। विभिन्न घूर्णन गतियों प्राप्त के लिए फील्ड वाइंडिंग में से टैपिंग निकाली जाती है और निम्न, मध्यम तथा उच्च घूर्णन गति प्राप्त की जाती है। आइए हम लोग वॉशिंग मशीन के बारे में देखेंगे। ये सब घरेलू उपयोग करने वाला है, जो कि हम लोग सभी कपड़ों को वॉश करने में उपयोग करते हैं। मैले वस्त्रों को धोने के लिए वॉशिंग मशीन नामक वैद्युतिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः वॉशिंग मशीन 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट नंबर देखिए, मैनुअल या साधारण वॉशिंग मशीन। सेकेंड नंबर, अर्ध स्वचालित वॉशिंग मशीन। और थर्ड नंबर, पूर्ण स्वचालित वॉशिंग मशीन। आइए हम लोग फर्स्ट को देखेंगे, मैनुअल या साधारण वॉशिंग मशीन के बारे में। ये सामान्यतः अधिकतर घरों में वस्त्रों की धुलाई के लिए वॉशिंग मशीन प्रयोग की जाती है। इसकी संरचना को देखते हैं हम लोग। आप लोग देख सकते हैं दोनों तरफ ढक्कन लगा हुआ है। यहाँ पर वॉश टब है। यहाँ पर मोटर लगा हुआ है, दोनों तरफ मोटर लगा रहता है।
आइए हम लोग इसके बारे में समझते हैं। इसमें दो टब, वॉशिंग टब तथा दूसरा स्पिन टब होते हैं। वॉशिंग टब में एक पल्सेटर लगा होता है जो वस्त्रों को वामावर्त तथा दक्षिणावर्त दिशाओं में घुमाता है। वॉशिंग समय निर्धारित करने के लिए वॉश मोटर के श्रेणी क्रम में एक टाइमर स्विच जुड़ा होता है। वॉश मोटर 1/3 HP के स्थायी कैपेसिटर स्क्वायरल गेज प्रकार की सिंगल फेज मोटर होती है। यह बेल्ट के द्वारा पल्सेटर को घुमाती है। पल्सेटर को वामावर्त तथा दक्षिणावर्त दिशाओं में चलाने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक्स टाइमर तथा संयोजित परिवर्तन युक्ति प्रयोग की जाती है। स्पिन टब में छिद्र बने होते हैं, उसमें उच्च घूर्णन गति वाली कैपेसिटर स्टार्ट मोटर से घुमाया जाता है। मोटर की शाफ्ट सीधे स्पिन टब से जुड़ी होती है। मोटर के श्रेणी क्रम में एक टाइमर संयोजित होता है और मोटर को तुरंत रोकने के लिए यांत्रिक क्लच यानी ब्रेक होता है। उपरोक्त के अतिरिक्त मशीन में इनलेट तथा आउटलेट असेंबली आदि जुड़ी होती है। देखिए हम लोग अर्ध स्वचालित वॉशिंग मशीन के बारे में देखेंगे। मुख्य भाग इस प्रकार हैं, इसके भाग को देखेंगे। यांत्रिक टाइमर, यह एक स्प्रिंग लगी गियर होती है जो श्रृंखला लघुकरण की व्यवस्था करती है। सेकेंड नंबर है ड्रेन पंप। वॉशिंग मशीन में गंदे पानी को शीघ्र निकालने हेतु यह पंप लगा होता है। थर्ड है मोटर, इसमें कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का प्रयोग करते हैं जो 1/3 HP से ½ HP तक की शक्ति को उत्पन्न करने की क्षमता रखी जाती है। आइए हम लोग पूर्ण स्वचालित वॉशिंग मशीन के बारे में देखेंगे। इसमें संपूर्ण कार्य वस्त्र धोने से सुखाने तक मशीन द्वारा एक ही टब में किया जाता है। आप लोग देख सकते हैं इसमें सुखाने का भी काम करता है और धोने का भी। इसका नियंत्रण माइक्रो कंट्रोलर युक्त इलेक्ट्रॉनिक परिपथ द्वारा किया जाता है। इसमें निरंतर जल का प्रवाह बनाए रखने हेतु इसे ओवरहेड वाटर टैंक जोड़ा जाता है। विद्युत घंटी, इलेक्ट्रिक बेल के बारे में देखेंगे। आप लोग देखते हैं कभी गेट पर लगा रहता है स्विच और अंदर में बेल लगा रहता है। विद्युत घंटी का प्रयोग हम लोग मेन गेट खोलने के लिए करते हैं। आइए हम लोग इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर पुश बटन लगा हुआ है जो कि यहाँ से पुश करने पर पता चल जाता है कि कोई गेट खुलवाने के लिए खड़ा है। आइए हम लोग इसके बारे में समझेंगे। यहाँ पर विद्युत चुंबक है। यह एक सरल विद्युत चुंबकीय युक्ति है जिसका प्रयोग घरों, कार्यालय, होटलों आदि में पुकार घंटी के रूप में किया जाता है। इसमें एक विद्युत चुंबक लौह छड़ समायोजित पेंच में किया जाता है। इसमें एक विद्युत चुंबक लौह छड़ समायोजित पेंच, लॉक, स्ट्राइकर, घंटी इत्यादि होती है। इसमें अतिरिक्त पुश बटन तथा 6 वोल्ट DC स्रोत सेल होता है। आप लोग देख सकते हैं इसमें पुश बटन दबाने से विद्युत चुंबक का परिपथ समायोजित पेंच के द्वारा पूर्ण हो जाता है और विद्युत चुंबक उत्तेजित हो जाता है।
जो विद्युत चुंबक लोहे छड़ को आकर्षित करता है और स्ट्राइकर घंटी पर चोट लग करता है। छड़ के आकर्षित होते ही विद्युत चुंबक का परिपथ टूट जाता है और उसकी उत्तेजना समाप्त हो जाती है। जैसे कि छड़ विद्युत चुंबक से मुक्त होकर समायोजित पेंच से स्पर्श करती है, विद्युत चुंबक का परिपथ पुनः पूर्ण हो जाता है। यह प्रक्रिया प्रति सेकंड लगभग 15 से 20 बार दोहराती है और घंटी बजने लगती है। समायोजित पेंच के द्वारा छड़ के कंपनी की संख्या को घटाया बढ़ाया जा सकता है। घंटी के सुर को परिवर्तित किया जा सकता है। आइए हम लोग बजर के बारे में देखेंगे। हम लोग देख सकते हैं लोहे के छड़ लगा हुआ है, यहाँ पर विद्युत चुंबक है और यहाँ पुश बटन है जो कि हम लोग 230 वोल्ट से जुड़ा हुआ है। यह भी एक सरल विद्युत चुंबकीय युक्ति है। इसका उपयोग विद्युत घंटी के स्थान पर 230 वोल्ट एसी प्रचलित युक्ति के रूप में किया जाता है। इसमें एक लो क्रोड युक्त बड़ी कॉइल और एक लॉ ग्रिड होती है। इसके अतिरिक्त एक पुश बटन तथा 230 एसी स्रोत होता है। कॉइल का रिएक्टेंस इतना रखा जाता है कि वह 230 वोल्ट से 50 हर्ट्ज एसी पर कार्य कर सके। जैसे ही पुश बटन को दबाया जाता है, इस कॉइल का परिपथ पूर्ण हो जाती है और वह 50 हर्ट्ज की दर चुंबक एवं विद्युत चुंबकीय होने लगती है। इसी आवृत्ति पर लौ छड़ कंपन करने लगती है। रीड के 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर कंपन करने से पैदा हुई ध्वनि की सुर पुकार घंटी का कार्य करती है। आइए हम लोग बर्गलर अलार्म के बारे में देखेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बैटरी जुड़ा हुआ है, यहाँ पर रिले लगा है, एक यहाँ पर मेन स्विच है जो कि यहाँ पर दरवाजे अथवा खिड़कियों के लिए रखा गया है। आइए हम लोग इसके बारे में समझेंगे। ये अलार्म भी विद्युत घंटी के समान ही कार्य करते हैं। चोर के घर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते ही विद्युत घंटी परिपथ को ऑन करके घंटी की आवाज को चालू कर देते हैं। ये स्विच दरवाजे, खिड़कियां तथा रोशनदानों के पीछे लगे रहते हैं। इनकी बनावट ऐसी होती है कि ये दिखाई नहीं देते हैं। ओपन परिपथ बर्गलर अलार्म में संपर्क पूरा होने पर ही घंटी बजती है, परंतु बंद परिपथ बर्गलर अलार्म में स्विच का किसी भी स्विच से संपर्क टूट जाने पर रिले परिपथ को ऑन कर चोरी की संभावना का संकेत दे सकती है। फायर अलार्म के बारे में देखेंगे हम लोग। यह अलार्म प्रणाली होती है। यह आग लगने पर तुरंत सूचना देती है। यह प्रणाली को भवनों, इमारतों, प्रयोगशालाओं, गोदामों इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। फायर अलार्म कार्य प्रणाली, इसकी कार्य प्रणाली को हम लोग देखेंगे। परिपथ में थर्मिस्टर ऊष्मा संवेदक की तरह कार्य करता है तथा ताप बढ़ता है तो इसका प्रतिरोध घटने लगता है। जब ताप घटता है तो प्रतिरोध बढ़ने लगता है। आप लोग देख सकते हैं विपरीत कार्य करता है ये। समानांतर ताप पर इसका प्रतिरोध 10 किलो ओम होता है, जो कि ताप को 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक बढ़ाने पर घटने लगता है। एनी 555 टाइमर आईसी, जो कि एक स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर दोलित्र की तरह ऑडियो आवृत्ति बैंड से प्रयुक्त किया जाता है। ट्रांजिस्टर T1 तथा T2 मल्टी
वाइब्रेटर को चलाने का कार्य करते हैं। टाइमर IC 555 का आउटपुट T2 ट्रांजिस्टर से संयोजित रखता है, जो कि लाउड स्पीकर ध्वनि उत्पन्न कराने का कार्य करता है। IC को आवृत्ति प्रतिरोध R1, R6 तथा संधारित्र C2 के मान पर निर्भर करता है। अधिक तापमान की अवस्था में थर्मिस्टर को पिघलने से बचाने के लिए इसे माइका टेप से लेपित कर देते हैं। घरों में प्रयोग होने वाला फायर अलार्म 6 वोल्ट से 12 वोल्ट तक नियत वोल्टता पर कार्य करता है। आइए हम लोग इमरजेंसी लाइट के बारे में देखेंगे। विद्युत सप्लाई असफल हो जाने की स्थिति में प्रकाश उत्पन्न बैटरी चालित इमरजेंसी लाइट का प्रयोग किया जाता है। आइए हम लोग इसकी संरचना के बारे में देखेंगे। इसमें मुख्यतः एक मेन ट्रांसफार्मर, ब्रिज, रेक्टिफायर, 6 वोल्ट रिले, 6 वोल्ट लैंप, 6 वोल्ट बैटरी नियोजन लैंप, SP स्विच आदि प्रयोग किया जाता है। छह वोल्ट की बैटरी लेड एसिड अथवा निकिल कैडमियम प्रकार की होती है। आइए इसके हम लोग कार्यप्रणाली को देखेंगे। स्विच S1 को ऑन करने पर मेन ट्रांसफार्मर 230 वोल्ट AC को 6 वोल्ट या 7 वोल्ट AC से परिवर्तित कर देता है और ब्रिज रेक्टिफायर AC को DC में परिवर्तित कर देता है। DC से बैटरी आवेशित होती है और साथ ही रिले उत्तेजित हो जाता है। रिले के NC संयोजक खुल जाते हैं और लैंप प्रकाशित नहीं होता है। जैसे ही मुख्य सप्लाई असफल होता है, रिले की उत्तेजना समाप्त हो जाती है और NC संयोजक आपस में स्पर्श कर लैंप को बैटरी के द्वारा प्रकाशित कर देते हैं। इसमें ऐसी व्यवस्था भी की जाती है कि बैटरी आवेशित हो जाने पर बैटरी चार्जिंग परिपथ स्वतः ही ऑफ हो जाता है। हम लोग का यहाँ पर पार्ट 3 समाप्त होता है, जो कि हम लोग चैप्टर नंबर 1 को समाप्त कर दिए, जो कि घरेलू वैद्युतिक उपकरण चैप्टर था। और हम लोग नेक्स्ट डे अगला चैप्टर को देखेंगे। चलिए तब हम लोग यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं।